आइए, आपका स्वागत है आज की अगली ऑर्गेनिक क्लास में। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट रेजोनेंस हमने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेंस में पढ़ी, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस से लेके रूल्स फॉर ड्राइंग आरएस, स्टेबिलिटी फॉर आरएस, और लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा था। और कितने टाइप के थे भैया रेजोनेंस इफेक्ट? दो टाइप के थे। प्लस आर बोले तो क्या था? बोलो, प्लस आर था पुशिंग, सप्लाइंग, डोनेटिंग। माइनस आर क्या था? पुलिंग, विड्रॉइंग। सही बात है या नहीं? ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। रेजोनेंस इफेक्ट पूरा सेगमेंट खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? आइए, तो प्लस आर की मुझे याद है हमने डेफिनेशन लिख ली थी, माइनस आर की हमने डेफिनेशन लिख ली थी, प्लस आर माइनस आर दोनों की डेफिनेशन हो चुकी थी। मैंने इनफैक्ट एक एक कंपाउंड दिया था आपको, तो मुझे याद आ रहा है प्लस आर माइनस आर में मैंने एक कंपाउंड दिया था, लाइक ये एनिलीन। क्लियर? एनिलीन। अगर इसके आप आर एस बनाते, इसके आर एस अगर आप बनाते तो लोन पेयर है, तो ये प्लस आर वाला एग्जाम्पल था। अगर आपको याद हो तो ये प्लस आर वाला एग्जाम्पल था, क्योंकि हमने सीख लिया था कि जिस भी एटम पर लोन पेयर होगा वो प्लस आर करेगा। और माइनस आर के लिए हमने क्या सीखा था? जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होगी, डबल या ट्रिपल, गिवन दैट टर्मिनल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो आइए, इसके प्लस आर वाले आर एस अगर आप बना पाएँ तो आप देखिए बहुत आसानी से बना सकते हैं। और हम देख रहे हैं इन दो डबल को टच नहीं किया हमने, ये माइनस, हालांकि बना लिया था ये, बट फिर भी मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये देखें। और इसी तरीके से आगे भी इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज होंगे। और अब आप जिस बॉन्ड को टच नहीं कर रहे हैं उसे वैसे ही बना दो, ये और ये टच नहीं किया है, ये प्लस आ गया और मेरे भाई यहाँ माइनस आ गया, ये डबल है ना? डबल पीछे वाला कह रहा कहाँ डबल है, सिंगल है। अरे मेरे भाई अपने बारे में बात मत करिए, कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है। ये माइनस इससे रिपेल करेगा। इस समय हमने इन दोनों बॉन्ड को टच नहीं किया, और टच नहीं किया तो इसे ऐसे कर लो, ये देखो माइनस यहाँ आ गया और ये डबल आ गया, ठीक है? अभी एक केस और बाकी, ये माइनस इससे रिपेल करेगा। तो इस समय आपने इन दोनों बॉन्ड को टच नहीं किया। आपको जैसा कि रेजोनेंस में आप सीख चुके हैं कि रेजोनेंस में ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं तो आप देख सकते हैं NH2 यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से, यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल माइनस, ठीक है? थोड़ा आप दिमाग अगर लगाएं तो नेट चार्ज तो इस पर जीरो ही होगा, नेट चार्ज तो इस पर जीरो ही होगा। सो वी कैन हैव लाइक 3 ऑफ पार्शियल प्लस, नेट चार्ज तो जीरो ही होगा। तो मेरे भाई यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हम इसे बेंजीन से कंपेयर करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, यहाँ इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है। आइए एक और एग्जांपल दिया था मैंने, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो एग्जांपल, कुछ भी ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। बेंजल्डिहाइड, देखिए ये माइनस आर वाला एग्जांपल है। ये क्या था? ये एनिलीन है, ये प्लस आर वाला एग्जांपल है। कैसे पता चला ये माइनस आर वाला है? मेरे भाई ये बताओ, ये देखो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो और टर्मिनल वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपको पता है जब भी पोलराइजेशन होगा तो ये बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है। ओ पर क्या आएगा? माइनस। सी पर क्या आने लगेगा? प्लस। उस प्लस की वजह से रिंग के इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देखिए, ये इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस पूरे प्रोसेस में आपने इन दोनों बॉन्ड को टच नहीं किया, ओके? ये सिंगल था। आप देखो जरा क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, और इस कार्बन पे यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, तो ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे। और O पर माइनस है और यहाँ प्लस, देखो O पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस ने बॉन्ड बना ली। मेरे भाई अब ये जो प्लस चार्ज है ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अब आप इन दोनों बॉन्ड को ऐसे ही बना लो,
CH O माइनस। नाउ यू कैन फाइंड कि प्लस यहां पर आ गया। सिमिलरली ये तो इसे भी आकर्षित करेगा, तो बनने वाली चीज में अब ये दोनों ऐसे ही बना लो, CH O माइनस डबल डबल प्लस, लेकिन ये इसे बुला लेगा मेरे भाई। समझ रहे हो? समझ लो समझ लो। तो अब जो RS बनेगा वो बनेगा डबल 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 CH डबल बॉन्ड O। आप देखो यहां पर इन पोजीशंस पर माइनस आया था, माइनस माइनस माइनस, लेकिन यहां पर इन्हीं पोजीशंस पर प्लस आया है, प्लस प्लस प्लस। देख पा रहे हैं आप? तो अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं, मतलब रियल कंपाउंड जो है वो है CH डैश 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 O पर पार्शियल माइनस होगा, O पर पार्शियल माइनस होगा, और मैं ये इधर कर देता हूं और यहां पर ऐसा 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 कुछ कर देता हूं। आप समझ पाए तो समझ लें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मेरे भाई, लमसम थोड़ा एजम्पशन के साथ में ये लिख रहा हूं। अच्छा, आपको क्या महसूस हुआ इन कंपैरिजन टू बेंजीन? यहां इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं और यहां इलेक्ट्रॉन घटे हैं, यानी कि यहां NH2 की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई दिख रही है और यहां CHO की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी हुई दिख रही है। इट्स अ क्लियर कट ऑब्जर्वेशन, बहुत क्लियर कट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आइए नोट में कुछ छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। सारे लोग देखेंगे नोट में हम छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। इधर नोट रहेगा, इधर नोट। आओ बच्चों तुम्हें बताएं नोट, नोट में फर्स्ट पॉइंट, सारे लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। ध्यान से देखिए, जब ऐसे कोई बेंजीन है और उस पे, सारे लोग ध्यान से सुनिए, जब बेंजीन होती है ना, बेंजीन, जो बेंजीन का हर कार्बन एक जैसा होता है, तो इस सब पे क्या लगा होता है? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और सारे एक जैसे होते हैं। तो अगर आप इस पे कुछ लगा लेते हो तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो चीज है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत में, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत में रिंग पर अटैक करेगा, और रिंग के सारे कार्बन एक जैसे हैं, तो ये किसी भी कार्बन पर जुड़ेगा, बात बराबर है। ये किसी भी कार्बन पर जुड़ेगा, बात बराबर है। मुद्दा ये नहीं है कि ये जुड़ा कैसे, ये जुड़ा कैसे, ये तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन मैं आपको पॉसिबिलिटीज समझा रहा हूं कि जब ये बेंजीन पर जुड़ना जाएगा, ये जब बेंजीन पर जुड़ने जाएगा तो आप देखेंगे केवल एक ही केस है। अरे कहीं भी लगा लो यार, यहां 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 कहीं सेम आएगा। लेकिन जनाब मैं जो समझाना चाहता हूं आपको, वो समझिए, वो समझिए आप, हाँ वो समझिए। मान लीजिए E लगा हुआ है, मान लीजिए E लगा हुआ है और इस पर कुछ E यानी A प्लस आ रहा है, इस पर कुछ A प्लस आ रहा है, तो अब पोजीशंस अलग अलग भी हैं। हाँ, आप ये जरूर देख सकते हैं कि ये पोजीशन एक जैसी है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसमें कोई मना नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये पोजीशन येलो वाले से तो अलग है, येलो वाले से तो अलग है, लेकिन ये आपस में एक जैसी। और आप अपनी मन की आंखों से देखने को तो ये भी देख सकते हैं कि ये पोजीशन सबसे अलग है। आइए मैं आपको बताऊं कि इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं ऑर्थो, क्लियर, और ये जो पोजीशन है इसे बोलते हैं मेटा, क्लियर। और आप समझें, अगर समझो इशारों को, ये जो पोजीशन है ये होती है पैरा, ये पोजीशन होती है पैरा। और सुनो, सारे सुनो, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये वाली पोजीशन, इट इज कॉल्ड इप्सो। इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो। मेरे भाई आर्थो, मेटा या पैरा, इन साइड्स का जो नाम है वो इसके रिस्पेक्ट में ही दिया गया है। जो चीज लगी है उसके जस्ट बगल वाले आर्थो होते हैं, उसके नेक्स्ट बगल वाले मेटा होते हैं, और सबसे दूर वाला पैरा होता है। सोचो, सारे सोचो, और ये बताओ सी पार्ट में
अगर अगर आपका कोई ग्रुप यहां लगा हुआ है, अगर कोई ग्रुप यहां लगा हुआ है, तो मुझे इस पोजीशन का नाम बताओ। नाम बताओ, नाम। इस पोजीशन का नाम चाहिए मुझे। कौन सी पोजीशन है? इप्सो लग रहा है क्या? इप्सो इधर ऊपर वाला तो इप्सो बताया था। अरे इप्सो नहीं है भाई, जो ग्रुप लगा है, जो चीज जुड़ी है, उसके रिस्पेक्ट में चलता है, उसकी जस्ट बाजू वाली पोजीशन, जस्ट बाजू वाली को हम आर्थो बोलते हैं। तो आपको इन दोनों को एक ही नाम देना होगा। पीछे वाला कह रहा इन पोजीशंस को क्या नाम दूं? आर्थो नाम दीजिए, आर्थो। और आर्थो के बाजू वाली पोजीशन को मेटा। ये मेटा है बेटा, ये मेटा है बेटा। ओके, इट्स मेटा। और ये बची पोजीशन ये है पैरा। पैरा। इप्सो कहां है? वेयर इज इप्सो मैन? दिस इज इप्सो। इप्सो इप्सो। तो मैं केवल पोजीशंस के नाम, साइड्स के नाम आपको बताना चाह रहा था। तो आपने देखा फर्स्ट पॉइंट में कि जब बेंजीन पर कुछ नहीं लगा होता तो कोई किसी पोजीशन का कोई नाम नहीं होता, बिकॉज ईच पोजीशन, ईच साइट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल। बट व्हेन एनीथिंग, एनी एटम और ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड, उस पर लगा हुआ है, उस पर जुड़ा हुआ है, तो उसकी जहां वो लगा है वो इप्सो है, उसके जस्ट बाजू वाली आर्थो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। आइए, रेजोनेंस से रिलेटेड हम बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट, ये प्लस आर है, ये लोन पेयर वाला है। तो बताओ प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? बताइए, पुल कर रहा है या पुश कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या दे रहा है? रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है या रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है? मेरे ख्याल से अंधा आदमी भी टटोल कर बता देगा ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये बात मैं यहां लिखूंगा आपके सामने, प्लस आर इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पुशिंग। ठीक है, इफेक्ट, हाँ इफेक्ट है ये थर्ड वाला है। माइनस आर की बात करो, ये क्या शो कर रहा है? ये माइनस आर इफेक्ट, इसमें CHO शो कर रहा है और यहां NH2 प्लस आर कर रहा है। तो ये क्या करता है? ये विड्रॉइंग है, ये विड्रॉइंग है, बोले तो क्या है? पुलिंग है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर की तरफ खींचता है। तो ये बात यहां हम डंके की चोट पर लिखेंगे, माइनस आर इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं? विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट। मेरे भाई कुछ चीजें जो मैं मानूंगा कि आपको पता है। रिजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन का फंडा होता है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जब मैं बोल रहा हूं ये दे रहा है या ले रहा है? ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो दो बेहद छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं। मैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए ये सेगमेंट हटा रहा हूं। चल देखिए अभी आएगा। ठीक है, इसके आगे के पॉइंट्स लिखूंगा मैं। थर्ड पॉइंट हो गया है फोर्थ पॉइंट। मेरे भाई रेजोनेंस में आपने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया हुआ है, आपने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया हुआ है। ये नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। तो मेरे भाई ओवरलैपिंग हो रही है ओवरलैपिंग। तो ये इफेक्ट जहां तक भी पहुंचेगा रिड्यूस्ड नहीं पहुंचता है। क्या आप समझ रहे हैं? अगर ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं तो ये इफेक्ट काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको दिखाई देगा। मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं है। याद रखना, अगर एक भी इफेक्ट में p ऑर्बिटल आ गया तो फिर वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं रह जाता।
रेजोनेंस, रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, इंडिपेंडेंट इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। चलिए अच्छा, अब एक मजेदार चीज और करते हैं। सारे लोग देखो, प्लस आर रिंग में इलेक्ट्रॉन देता तो है, कहां कहां देता है, पोजीशन बताओ। इसके बाजू वाली आर्थो पैरा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, किधर बढ़ा रहा है, आर्थो और पैरा। ये इलेक्ट्रॉन घटा रहा है, किधर से घटा रहा है, आर्थो और पैरा से। मेरे भाई इसका क्या मतलब हुआ, देने वाला देता है तो आर्थो पैरा पर देता है, और लेने वाला लेता है तो वहीं से लेता भी है। भैया एकदम बढ़िया सा रूल है ऊपर वाले का। देने वाला देता है तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा देता है, और लेने वाला लेता है तो आर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींच लेता है। ये ऑब्जर्व क्लियर कट यहां पर लिखा हुआ है। प्लस आर इंक्रीजेस, इसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेनली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। चलो एक और पॉइंट यहां पर आप बता दो। सिमिलरली माइनस आर क्या करेगा, डिक्रीजेस। सारे देखना मजेदार है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, अब आपको सच्चाई पता चल चुकी है, तो मुझे बताओ, अगर इस पर कोई प्लस बाहर से अटैक करने आया, ये वो है जो इलेक्ट्रॉन की चाहत में घूमता है, जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की सख्त आवश्यकता है, तो बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में किस पोजीशन पर अटैक करने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा। एंड आई थिंक योर आंसर मस्ट बी आर्थो एंड पैरा, ठीक है। और इसे जो इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। सो इस बात को यहां मेंशन करेंगे। प्लस आर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली एट आर्थो एंड पैरा, ये आपने बनाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चला। एंड known as आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब नहीं समझे क्या, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये कहता है आर्थो और पैरा पर लग जाओ, क्योंकि आर्थो और पैरा पर ही तो इसके माइनस चार्ज है। लेकिन इसकी समस्या को समझो, इसकी समस्या को भी तो कोई समझो। ये क्या कह रहा है, इसने तो आर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, और अगर आर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, और अब अगर मेरे भाई कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, मैं हटा रहा हूं ये सब, देखेंगे सारे लोग, देखिए ये देखिए, ये वाला है, इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है जिसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो रिंग में कहां अटैक करेगा, ये बताइए, रिंग में कहां अटैक करेगा। ऑब्वियसली आर्थो और पैरा पर तो नहीं करेगा। और क्या आपके छोटे से दिमाग में ये पोजीशन दिख रही है या नहीं दिख रही, दिख रही है या नहीं दिख रही है, बोल दो भाई, बोल दो, मौका अच्छा है, बोल दो। और यहां पर लिखेंगे हेंस इट इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। बाहर से अंदर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये उसे गएगा, मेटा जाओ मेटा। अच्छा ये बताओ बेटा कि अगर बाहर से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के पास चॉइस हो, एक ये कंपाउंड एक ये कंपाउंड, तो वो किसे प्रेफर करेगा,
बताओ, एक ये, वो किसे प्रेफर करेगा? उसकी एकमात्र उसका कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मेरे भाई मुझे लगता है ये प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है, बाहर से आ रही है, बाहर से आई हुई थी, जबकि यहां पर तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये बहुत कॉमन सेंस के पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स पर आपकी विशेष कृपा होनी चाहिए। और याद रखें, इस पॉइंट के बाद ये एग्जाम्पल जरूर लिखें, दिस प्लस दिस, और इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लिखें। आप चाहें तो आप ये इसे पूरा भी कर सकते हैं। क्लियर? एक पैरा वाला भी आंसर आएगा और एक अर्थ वाला भी आंसर आएगा। और अगर आप ये चाहते हैं तो इसका भी, इसके जस्ट बाद ये वाला एग्जाम्पल लिखें, इसमें ये आंसर आएगा। क्यों आएगा? आप शायद सारी बातें आपके सामने खुली। जैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां से तो इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए हैं, तो यहां पर जुड़ जाएगा। भैया समझ लो, बहुत आसान है ये। चलिए, तो प्लस आर माइनस आर, सारी कंडीशंस, कहानी हमें समझ में आ गई है। अब एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है? ओके, सो व्हाट इज दैट? आइए, मैं आईटी के लिए भी इंटरेस्टिंग है, आईटी भी बहुत बार इससे पूछ चुका है। ठीक है? वो है हेलोजेंस। हेलोजेंस जब वो बेंजीन या किसी कंजुगेटेड सिस्टम पे लगे होते हैं। ठीक है? वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेलोबेंजीन्स। और क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जरूर कुछ नया होगा, जरूर कुछ बेहतरीन होगा। आइए, हम ये कैसे पता करते हैं? हम ये कैसे पता करते हैं कि किसी कंपाउंड में किसी दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है? इसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई साहब, सुनना। एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में मैंने बेंजीन को बंद कर दिया और फिनॉल को बंद कर दिया, या आज जो एग्जांपल लिया उसी को ले लेते हैं, NH2 को बंद कर दिया। NH2 को बंद कर दिया। तुमने अपना दिमाग लगाया, थ्योरी लगाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं तो क्यों ना बाहर से एक इलेक्ट्रोफाइल को बुलाओ और उस इलेक्ट्रोफाइल को बोलो, जाओ कर लो अपनी रिएक्शन। हाँ या ना? जाओ कर लो अपनी रिएक्शन। और आप शातिर हैं, आप ये देखेंगे कि E+ जिस पर पहले अटैक करेगा, मानो या ना मानो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि E+ अनायास ही उस कंपाउंड की तरफ खिंचता चला जाएगा जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। आई थिंक इट्स कॉमन सेंस। हाँ या ना? तो मेरे भाई, इलेक्ट्रोफाइल एज यूजुअल आपने जो सोचा था पहले, ये जाता है एनिलीन के पास। ये किसके पास जाता है? NH2 वाले के पास जाना भी चाहिए, क्योंकि आपका फंडा जो था, थ्योरी थी, वो मैच कर रही थी। इसने क्या किया था? ध्यान से सुनना, सारे लोग सुनना। इसने क्या किया? इसने रिंग में इलेक्ट्रॉन दिए। कौन से इलेक्ट्रॉन दिए? पाई इलेक्ट्रॉन। किस इफेक्ट से दिए? +R इफेक्ट से दिए। किस इफेक्ट से दिए? +R से। देखो, एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से सोचो। अच्छा, इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन लिए भी। कौन से इलेक्ट्रॉन लिए? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, किस इफेक्ट से लिए? -I इफेक्ट से। किस इफेक्ट से लिए? -I से। आपको पता है, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को -I से खींच लेगा। लेकिन आपका इलेक्ट्रोफाइल एनिलीन के पास जा रहा है, तो क्या ये कॉमन सेंस की बात है या नहीं? बताओ कि एनिलीन में जो +R है उसने -I को डोमिनेट किया है। देखो, अगर +R ने डोमिनेट नहीं किया है तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जानी चाहिए थी। आप समझो, एक रास्ता है आने के, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं +R से, और एक है जाने का -I से। अब अगर चले गए ज्यादा तो फिर तो भाई साहब नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रॉन, सिग्मा + पाई सब मिला के नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट हमने कराया और हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल एनिलीन के पास जाता है। और एनिलीन के पास जाने से ये बात प्रूफ हो गई, +R > -I। हालांकि आप में से कई लोग ये कहोगे, सर ये तो ऑब्वियस है, इसे प्रूफ क्यों किया? आप ही बोलते हो इंडक्टिव वीक इफेक्ट है एंड रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो भैया इंडक्टिव को तो वैसे भी हारना था। सुनो, एक्चुअली हम
रिजल्ट्स एक्सप्लेन करते हैं। फिर से सुनना, दुनिया के हर कंपाउंड में एक जैसा रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए चीजों को जनरलाइज करने से पहले हमें एक एक चीज को समझ में लेना चाहिए कायदे से। तो मेरे भाई, यूजुअली जितने भी प्लस आर हैं उनमें आपको प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई दिखता है, लेकिन अब ये लेकिन को ही तो समझेंगे। आइए सारे लोग सुने, देखें, समझें और आनंद लें। आज 6th पॉइंट के बाद 7th पॉइंट का, ठीक है। यूजुअली प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, डोमिनेट्स ओवर माइनस आई इफेक्ट ऑफ, ध्यान से सुनना, ऑफ प्लस आर ग्रुप्स, सारे देखेंगे प्लस आर ग्रुप्स, ठीक है। जो प्लस आर ग्रुप्स हैं उनके ऊपर उनका प्लस आर इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है, या ऑफ एनी ग्रुप लिख दे, ऑफ एनी ग्रुप, ठीक है। फॉर ध्यान से सुने, फॉर रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किस पे जल्दी अटैक करेगा, फॉर रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बहुत क्लियर सुने, रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये किस पे जल्दी अटैक करेगा, उस केस में प्लस आर माइनस आई पे डोमिनेट करता है। एंड ध्यान से सुनना, एंड फॉर साइट ऑफ अटैक, ध्यान से सुनेंगे, ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों में डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। फॉर रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एक, दूसरा है साइट ऑफ अटैक। अब दोनों पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं। ये इलेक्ट्रोफाइल है अपना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसके सामने अभी दो कंपाउंड है। तो पहला क्वेश्चन है कि ये इन दो में किस पर जाएगा। पहला क्वेश्चन है ये इन दो में किस पर अटैक करेगा, वो है रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, किस पर अटैक करेगा। और सेकंड है साइट ऑफ अटैक। तुमने पहले में तो ढूंढ लिया कि इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, ओके। नाउ द सेकंड इज उसमें किस साइट पर अटैक करेगा, आर्थो, मेटा या पैरा। याद रखना, इन दोनों के लिए प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर माइनस आई, दोनों के लिए प्लस आर डोमिनेट करेगा। लेकिन मेरे भाई, लेकिन ये मैं लिख रहा हूं, एक्सेप्ट हैलोवेंजीन्स, एक्सेप्ट हैलोजेंस। आईटी का फेवरेट सेगमेंट है, आईटी यहां से बहुत कुछ पूछ चुका है, इसलिए ध्यान से सुने। ये तो नॉर्मल कॉमन आपके दिमाग में भी यही है कि रेजोनेंस को ही डोमिनेट करना चाहिए। अब आप ये हैलोजेंस का केस समझ लें। हैलोजेंस का केस बड़ा मजेदार है, इसके लिए मैं ये वाला कॉलम एकदम खाली करूंगा, ठीक है। ये कॉलम हटेगा, आइए ध्यान से समझिए। एक्सेप्ट हैलोजेंस, क्या होता है हैलोजन के केस में, ये जानने के लिए देखते रहें बोर्ड पर। ये आया आपका पॉइंट नंबर 8, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। हैलोजेंस के केस में एक विचित्र बिहेवियर देखने को मिलता है। ये बेंजीन, ये हेलो बेंजीन, सारे लोग बेंजीन को हेलो बोले तो हेलो बेंजीन बन जाएगा। एक्स लगा दिया, ये एक्स फ्लोरीन हो सकता है, एक्स क्लोरीन हो सकता है, एक्स ब्रोमीन हो सकता है, एक्स आयोडीन हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने एक इलेक्ट्रोफाइल को बुलाया, उसे थोड़ा खिलाया पिलाया और फिर मैंने कहा ऑल द बेस्ट, जाओ और कर लो अपनी रिएक्शन, जाओ और कर लो अपनी रिएक्शन, लगाओ थोड़ी बुद्धि, सारे लोग अपनी बुद्धि लगाओ। हैलोजन में भी तो लोन पेयर होता है, हैलोजन में भी तो लोन पेयर होता है, देखते रहो। और लोन पेयर की वजह से ये क्या करेगा, वही वाली कहानी, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस आर इफेक्ट से
बढ़ाएगा, रिंग में देगा, ठीक है, जो हमें पता है। और ये क्या कर रहा है, बाहर ले रहा है, क्या ले रहा है बताइए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किस इफेक्ट से ले रहा है, माइनस आई से। किस इफेक्ट से ले रहा है, माइनस आई से। मेरे भाई हमें यह पता करना है कौन किसे डोमिनेट करेगा, उसके लिए इलेक्ट्रोफाइल को हमने झांसे में लेकर भेजा है। इलेक्ट्रोफाइल गया और मेरे भाई वो अंदर जब गया तो वो बेंजीन पर गया, वो बेंजीन के ऊपर अटैक कर रहा है। हमने इलेक्ट्रोफाइल को बुलाया, उसे बोला अबे होशो हवास में हो, किधर जा रहे हो? तो इलेक्ट्रोफाइल ने कहा देखो अगर आपको पता है कि मुझे किधर जाना है तो फिर एक्सपेरिमेंट क्यों करा रहे हो? उसकी बात में दम है, इसलिए हमने उससे कहा अच्छा जाओ एंड ऑल द बेस्ट अगेन। वो फिर गया और वो फिर बेंजीन पर अटैक कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड करो, क्या ये प्रूफ नहीं होता कि बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं? इट्स अ कॉमन सेंस। अगर ज्यादा अब ये नहीं कहना कि सर हेलोजन थोड़ी शैतानी कर रहा हो, अरे शैतानी तुम करते होगे, ये रीजेंट्स नहीं करते, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चाहे या ना चाहे ये उधर खींचा हुआ चला जाएगा। तो ये क्लियर प्रूफ हो रहा है 8th पॉइंट में मैं यहां लिख रहा हूं, वाइल अटैक या रिएक्शन में, वाइल रिएक्शन बिटवीन, सारे लोग देखें, बिटवीन बेंजीन एंड हैलोबेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल किसे प्रेफर करता है? वो देखो इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर to attack on benzene, वो बेंजीन को प्रेफर करता है। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इट। बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, हैलोबेंजीन में कम कैसे हुए? आने का एक रास्ता है +R, जाने का एक रास्ता है -I। आई थिंक छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा गए ज्यादा हैं। मेरे भाई क्या साफ शब्दों में ये प्रूफ हुआ है या नहीं? साफ शब्दों में ये प्रूफ हुआ है। आप देख सकते हैं प्रेफर टू अटैक ऑन बेंजीन। मेरे भाई ये क्या है, ये किस चीज के लिए लिखा गया है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये लिखा गया है रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। याद रखें -I डोमिनेटिंग ओवर +R फॉर रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन हैलोबेंजीन, ऑन, फिर से लिख दिया मैंने सेम, हैलोबेंजीन। ठीक है, तो ये देख लें, जब भी आप हैलोबेंजीन, कोई जरूरी नहीं हैलोजन बेंजीन पे लगाओ, हैलोजन किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम पर लगा हो, सेम ऑब्जर्वेशन आता है। ओके, सो लाइक मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं, ये बेंजीन, ये हैलोबेंजीन, ठीक है, एंड वी जस्ट अटैक वन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो ये जाकर किस पर लगा? ये जाकर लगा बेंजीन पर। देखो मदरबोर्ड पर, ये जाकर किस पर लगा? ये जाकर लगा बेंजीन पर। मेरे भाई समझें, दिस प्लस दिस, और हमने इलेक्ट्रोफाइल डाला। याद रखना, दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन बिटवीन टू कंपाउंड। थोड़ा सा इसे नीचे करके बनाते हैं, आओ इसे थोड़ा और नीचे करके बनाते हैं। ये है कंपाउंड, ये है हैलोजन। क्या यहां पर आप ये समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन -I ने ज्यादा खींच लिए रादर देन जो दिए गए हैं? यानी कि यहां तुमने क्या देखा है? नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सारे सुनो, यहां तुमने देखा, अब यही देखना भी चाहिए। 2-3 कंपाउंड्स हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन फॉर हायर रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको नेट इलेक्ट्रॉन देखने हैं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रोफाइल को आकर्षित करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट पॉइंट है यहां पर। आपका दिमाग ये मान चुका है कि हैलोबेंजीन में जो हैलोजन होता है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है।
वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है। मेरे भाई इसे बहुत क्लियर रखो, वो रिंग से सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, समझने वाली बात। वो रिंग से सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, लेकिन रिंग में वो पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। वो अलग बात है कि वो सिग्मा ज्यादा खींच लेता है, लेकिन पाई रिंग में अभी भी दे रहा है। इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहला पॉइंट तो आप समझ गए, अब आपको समझना है साइट ऑफ अटैक। साइट ऑफ अटैक, सारे लोग देखो, सारे लोग देखो और मुझे बता देना, सारे लोग देखो और मुझे बता देना। ये हेलोबेंजीन है, ये हेलोबेंजीन है, और इस पर ये आया इलेक्ट्रोफाइल। मुझे बताओ, इसे लालच देकर बुलाने के लिए तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी थी, इसे लालच देके बुलाने के लिए तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी थी। लेकिन ये बताओ कि ये आकर किस इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगा, सिग्मा से या पाई से? ये जवाब आपको देना है। ये आकर किससे रिएक्शन करेगा, सिग्मा से या पाई से? ये आप बता दो। कौन से इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स? कौन सी बॉन्ड वीक होती है, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? इट्स अ पाई बॉन्ड ऑब्वियसली, इट्स अ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली व्हिच वुड बी इजीली अवेलेबल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स पर, और पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो रिंग में आ रहे हैं। किस इफेक्ट से आ रहे हैं मेरे भाई? प्लस आर से आ रहे हैं, प्लस आर से आ रहे हैं। तो सोचो सोचो, ध्यान से सोचो, इस पर जो लोन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो इस तरीके से पोलराइज कर रहा है। क्या आपके दिमाग में कुछ आया क्या? इसके लिए मेरे भाई सुनो सुनो, सारे सुनो। एक्स जो ई है वो आर्थो और पैरा पर ही लगेगा। सारे लोग ध्यान से सुन लें, ये आपको मैंने बता दिया। यानी कि फॉर साइट ऑफ अटैक, फॉर साइट ऑफ अटैक क्या आप देख पाए हैं? प्लस आर डोमिनेट्स ओवर माइनस आई, क्योंकि प्लस आर माइनस आई के ऊपर क्यों डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि अब आप साइड सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये केवल पाई इलेक्ट्रॉन से, ये केवल पाई इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी ऑब्वियस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू कंक्लूड दैट अगर हम रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हेलोबेंजीन में देख रहे हैं तो माइनस आई डोमिनेट करता है रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर, और अगर हम साइट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देख रहे हैं ऑन हेलोबेंजीन तो ऑब्वियसली इसका प्लस आर डोमिनेट करता है, क्योंकि हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। ओके, सो मैं मानता हूं कि ये कई लोगों को समझ में आ गया, लेकिन मैं मानता हूं देयर इज अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स और पीपल और पर्सन जो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बहुत बड़े वाले हैं। तो उनके लिए मैं बताता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल। मान लेते हैं आप लोग 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, या रिपीटर जो भी है, जिस भी एज वर्ग के हैं, आज से 10 साल बाद, मान लेते हैं 12 साल बाद आपका ब्याह होने वाला है। शर्माने लगे भाई, पीछे वाले बच्चे शर्मा रहे हैं। अरे ऑर्गेनिक सीखनी है, शर्माने की आवश्यकता नहीं। अब भाई साहब 12 साल बाद आपका ब्याह हो रहा है। एक दो बच्चे तो नाराज हो रहे, करे इतने टाइम बाद, अरे एग्जाम्पल समझो ऑर्गेनिक का है, ठीक है। 12 साल बाद आपका ब्याह हो रहा है। आपको दो फाइल्स दी गई कि भैया देखो ये बायोडेटा है, इसे पढ़ लो, इसे समझ लो, हाँ ना बोलना है बोल दो। आपने 2 फाइल्स ली, पहली फाइल आपने पढ़ी, आपने कैंडिडेट की फोटो देखी, क्वालिफिकेशन देखी, सारी चीजें आपने पढ़ ली, और फिर आपने दूसरी फाइल देखी, उसमें भी आपने सारी डिटेल्स जब पढ़ी। नाउ यू गेट्स कंफ्यूज्ड बिकॉज ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी, क्वालिटी एंड टैलेंट रिजेंबल्स अ लॉट। एक जैसा है, काफी कुछ एक जैसा है। नाउ इट्स नॉट इजी फॉर यू टू फाइंड आउट कि भैया हम किसे फाइनल करें। पीछे वाला कह रहा है सिंगल करेक्ट चॉइस है क्या? अरे हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ब्याह की बात है तो एक ही ऑप्शन को फाइनल करना है। आप बड़े परेशान हैं कि किसे फाइनल किया जाए। अचानक आपने क्या किया, पहली फाइल के लास्ट वाले पेज पर आपने देखा कि जो कैंडिडेट है उसके जो पिताजी हैं उनकी एसेट है 50 करोड़ रुपए की। पीछे लगा रहा डन, ये फाइल डन। अरे रुक जाओ, दूसरे वाले फाइल में आपने देखा उसमें जो जमीन जायदाद और संपत्ति है, जो एसेट है वो है 5000 करोड़ की।
पिछला कह रहा हाँ जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, तो पूरा सुनना चाहिए। तो सच बताना, देखो कोई ज़्यादा डिप्लोमेटिक आंसर मत देना, मैं ऑर्गेनिक सिखा रहा हूं, मैं आपका ब्याह नहीं करा रहा। मुझे बता दो कौन सा प्रपोजल आप फाइनल करोगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ 50 वाला 5000 वाला? ऑब्वियसली 5000 करोड़ वाला। देखिए ये कहते हैं ह्यूमन टेंडेंसी। मैंने ये नहीं कहा कि आपको इसमें से 1 रुपया भी मिलेगा, लेकिन आपने जब आपको कैंडिडेट, जब आपको एक प्रोजेक्ट आउट ऑफ टू जब आपको एक फाइनल करना था, तो आपने नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी। नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो कैंडिडेट है वो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके फादर की एसेट है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेट देखकर आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, एक चीज को ओके बोल दिया। अब जब आपने एक सेगमेंट को ओके बोल दिया, तो भाई साहब शादी वाले दिन मंडप में किसके साथ बैठोगे? कैंडिडेट के साथ, हाँ, या उसके बापू के साथ? बताइए बताइए, सिग्मा के साथ या पाई के साथ? सिंपल फंडा है लाइफ का, सिंपल फंडा। पीछे वाला कह रहा है व्हाट मैटर्स इज, अरे ऑब्वियस सिंपल जनरल कॉमन सेंस का आंसर है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। मानते हैं या नहीं? तो मेरे भाई इट्स क्लियर कट एग्जाम्पल। मुझे लगता है आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो इसे अपने कॉपी में, थ्योरी कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से लिखना, that minus I dominates over plus R while we are comparing between two or more than two compounds. Okay, it's a rate of attack of electrophilic attack, electrophile, and when we are looking for site of attack, तो obviously जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन होगा वो डोमिनेटिंग होगा। इट्स a plus R dominates over minus I। महा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, महा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। अगर इसे भूल गए तो कुछ मार्क्स भूलने पड़ेंगे आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट्स ये जो पता चला है, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चला है कि बेंजीन और हेलोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक कर रहा है। जहां से ये एक्सप्लेनेशन अभी तक हमारे पास है, जैसे हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुए और हेलोबेंजीन में रिलेटिवली कम हुए, और कम कैसे हुए, तो वो हमने ये थ्योरी दी है यहाँ पर। ओके, सो नाउ देयर इज वन मोर सेगमेंट। तो चलो जरा एक और सेगमेंट है, इसी से रिलेटेड है, तो मैं हटाता हूँ पूरा, ये हटा रहा हूँ मैं। पॉइंट में ही चलेंगे अभी ये कितना पॉइंट था? 8th पॉइंट था, इसी में चलेंगे, मैं हटा रहा हूँ। आइए 8th पॉइंट है, 9th पॉइंट पे आ गए हम। ठीक है मेरे भाई, एक ऐसा टर्म होता है एक्टिवेटिंग कंपाउंड। ऐसे टर्म्स आएंगे, डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड्स, तो मैं वो बता देता हूं क्या है। एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स मेरे भाई, एक्टिवेटिंग कंपाउंड इज वेरी इजी। अगर कोई कंपाउंड है जिसपे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, मतलब बेंजीन ले लो, साथ में एक कंपाउंड और ले लो, इलेक्ट्रोफाइल छोड़ दो। अगर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे नहीं जाता है, दूसरे कंपाउंड पर जाता है, तो वो कंपाउंड वो हो गया एक्टिवेटिंग। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर चला गया, तो ये वाला कंपाउंड हो गया डीएक्टिवेटिंग। आसान है ना? ओके, सो एक्टिवेटिंग कंपाउंड पे हम क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स विच show higher rate of electrophilic attack than benzene. So are known as activating compounds. ओके, अभी पूछूंगा आपसे कौन कौन से हैं। बहुत आसान है। सिमिलरली इन 10th पॉइंट यू कैन बी आस्क्ड फॉर डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड्स। मेरे ख्याल से इसकी डेफिनेशन तो हर शख्स लिख लेगा।
कि चला कह रहा शख्स की बात कर दी, हम कैसे लिखेंगे। आइए डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड्स में पूरा वही चालू करेंगे। कंपाउंड्स विच सो यहां पर क्या होगा, लेसर या लोअर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देन बेंजीन और नोन एज डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड्स। डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड्स मेरे भाई ऐसी लाइन तुम मत खींचना, इस लाइन का मतलब है यही कंटेंट आ जाएगा, बस इस हायर की जगह लोअर आ जाएगा, एक्टिवेटिंग की जगह डीएक्टिवेटिंग आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन आपको लिखनी है। नाउ वी कैन हैव लाइक एक मैं जनरलाइज तरीके से लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ध्यान से देखें तो इसमें मैं इसे ऐसे मेंशन कर सकता हूं, ये क्लियर एंड लुक एट ये। ठीक है, सो यहां पर कौन से ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, जो रिंग को एक्चुअली डोनेटिंग की जगह एक्टिवेटिंग लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर कैसे ग्रुप्स होंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे। बेंजीन पर तो कुछ नहीं होगा। और यहां कैसे ग्रुप्स होंगे, जल्दी बताना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे। एंड व्हाट वी नो अबाउट कि ये ऑर्डर होगा, अच्छा अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाएं तो इस एक्टिवेटिंग में क्या आएंगे, जितने प्लस आर वाले, ऑल प्लस आर ग्रुप्स, ऑल प्लस आर एटम्स, सही बात है, या फिर ग्रुप्स। ठीक है यार, जगह नहीं है, उधर लिख देता हूं मैं, इसे हटाता हूं, आप इसके नीचे ही लिखना। ठीक है, पहले वाले के नीचे ऑल प्लस आर एटम्स, क्लियर, स्लैश ग्रुप्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से, एक्सेप्ट हैलोजन्स, क्योंकि हैलोजन नेट विड्रॉ करते थे और वो बेंजीन से बाद में आते थे। बेंजीन वाला तो खाली रहेगा। और यहां लिखना, पहले क्या आएंगे, पहले आएंगे हैलोजन्स और उसके बाद आएंगे क्या, माइनस आर ग्रुप्स। बुद्धि लगा लो बेटा, सारे बुद्धि लगा लो, बीच में बेंजीन पड़ा हुआ है। पहले हैलोजन्स आएंगे, वजह सुनना, हैलोजन्स पहले क्यों आए माइनस आर से, अरे यार ये क्या करता था, प्लस आर से देता था एंड माइनस आई से लेता था, लेकिन माइनस आर क्या करते हैं, सारे माइनस आर को उठा के देखना, ये माइनस आर से भी लेते थे और माइनस आई से भी लेते थे। तो मेरे भाई वो ज्यादा डीएक्टिवेट करेंगे क्योंकि सारे माइनस आर ग्रुप्स लास्ट में हैं। ओके, सो वी कैन गो फॉर फ्यू एग्जांपल्स। ओके, तो अभी हम बिल्कुल फ्यू एग्जांपल्स पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्टिवेटिंग कंपाउंड में आप कई सारे नाम या टर्मिनोलॉजी सुन सकते हैं, तो वो देख लें एक बार देख लें। एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स में ऐसा बोला जा सकता है, हाईली एक्टिवेटिंग, ठीक है, और आपको ऐसा भी बोला जा सकता है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, ठीक है, एंड एट लास्ट आपको बोला जा सकता है वीकली एक्टिवेटिंग। तो तीन इलेक्ट्रॉन सारे दे रहे हैं, लेकिन उनमें भी रिलेटिव ऑर्डर लगा लिया गया। हाईली एक्टिवेटिंग में कौन से होते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। हाईली एक्टिवेटिंग में वो होते हैं जो रिंग से सीधा रेजोनेंस करते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम से सीधा रेजोनेंस करते हैं। O माइनस, NH माइनस, ठीक है, NH2, NHR, सारे लोग ध्यान से सुनना, NR2, OH, OR, ETC। इन पर लोन पेयर है, सब में लोन पेयर है मेरे भाई। और ये क्या करते हैं, बेंजीन या किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम जिससे ये जुड़े हैं उनमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। अब मॉडरेटली एक्टिवेटिंग क्या होते हैं,
मॉडरेटली एक्टिवेटिंग क्या होते हैं, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक छोटा हिस्सा ही रिंग में भेजते हैं। अब आप कहोगे कैसे, वो कैसे डिसाइड करते हैं रिंग में छोड़ा ही जाएगा? मेरे भाई, क्योंकि बाहर वाले सेगमेंट में एक और ऐसा कंजुगेटेड चीज डाल देते हैं कि वो एट ए टाइम उससे भी रिजोनेंस करता है और बेंजीन से फिर उसका जो एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कम हो जाता है। लाइक ध्यान से देखो सारे NH2, ये सारे सुनना NH2। अब ये देखो, ये बेंजीन है, ये NH2 है, सारे देखना, ये बेंजीन है, ये NH2 है। तो बताओ N के इलेक्ट्रॉन्स रिंग में जा रहे हैं, N के इलेक्ट्रॉन्स रिंग में जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक H हटाऊं, अगर मैं एक H हटाऊं और C डबल बॉन्डो इधर भी लगा दूं, इधर लगा दूं, तो मेरे भाई C डबल बॉन्डो में बॉन्ड कैसे घूमेगी? O की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन्स का रुझान, अब इलेक्ट्रॉन्स का रुझान दूसरी तरफ भी हो गया। तो मेरे भाई N द्वारा पहले रिंग में गई हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ कम हो जाएगी, जाएगी रिंग में, अभी भी जाएगी, इस केस में भी जाएगी, बट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिनेटली उतनी नहीं होगी जितनी पहले वाली थी। तो मेरे भाई आप देखें, मॉडरेटली को पहचानने का यही तरीका है कि उसमें जो आपका एटम है, जो इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, वो पहले से ही किसी से रेजोनेंस कर रहा होगा। सिमिलरली आप OCO-CH3 को भी उसी नजरिए से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लोन पेयर ऑफ दीज एटम्स, यहां देखिए, ये जा रहे होंगे कंजुगेटेड सिस्टम में, लेकिन इधर जहां जिससे जुड़े हैं उसमें जा रहे होंगे, लेकिन ये ऑलरेडी इधर इन्वॉल्व हैं, ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। ओके, नाउ वीकली एक्टिवेटिंग। वीकली एक्टिवेटिंग वो होते हैं जो बेचारे रेजोनेंस नहीं कर पाते लेकिन इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब रेजोनेंस नहीं कर पाते और इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो बाकी बचे हुए दो इफेक्ट के ऊपर बात चलेगी, एक हाइपर कंजुगेशन और एक क्या, इंडक्टिव। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इसमें आपका टर्सरी ब्यूटाइल हो सकता है, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, क्लियर। आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, हटा देता हूं दिखेगा नहीं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, इथाइल ग्रुप होगा, CH2 CH3, आपका मिथाइल ग्रुप होगा, ETC। एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स ये एक्टिवेटिंग कंपाउंड सेगमेंट में जाएंगे। मैं ये हटा देता हूं इधर वाला, हाँ यही तो है ना। ओके, नाउ जैसे कि एक्टिवेटिंग कंपाउंड को 3 कैटेगरी में बांटा है, ऐसे हम डीएक्टिवेटिंग को भी 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड, ठीक है। आइए डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड को देखें। ओके, जैसे हाईली एक्टिवेटिंग था, ये होगा हाईली डीएक्टिवेटिंग। कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईली डीएक्टिवेटिंग, ये क्या है आपका मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, ओके। एंड ये क्या है, ये है वीकली डीएक्टिवेटिंग, ये है वीकली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। इधर कनेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, इधर हाईली कर देते हैं, इधर कर देते हैं, कोई लॉजिक नहीं है इसमें कि इधर क्यों लिखा, हाईली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। और ये हो गया आपका वीकली डीएक्टिवेटिंग, वीकली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। आओ देखते हैं। मेरे भाई हाईली डीएक्टिवेटिंग के केस में वो ग्रुप्स आते हैं जो स्ट्रॉन्ग -I और -R करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग -I और -R करते हैं। लाइक यू कैन थिंक अबाउट NF3+, NR3+, you can think about NO2, CN, aldehyde, ketone, clear? These groups are in a strong category. अच्छा, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग का भी यहां सेम कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट देखो जरा, देखना भी समझ। जैसे बेंजीन है और ये देखो
मैंने इधर से स्ट्रांगली से उठा लिया, एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ उठा लो, तो भैया ये क्या कर रहा होगा बताओ? ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। कैसे खींच रहा था? यहां माइनस यहां प्लस, और ये जो प्लस था ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। लेकिन सोचो अगर मैं इसके बाजू में भी इलेक्ट्रॉन रख दूं तो ये प्लस इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रेजोनेंस है उधर भी। अगर उधर भी इलेक्ट्रॉन आ गया, उधर भी रेजोनेंस आ गया, तो ये प्लस इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑब्वियसली रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। एंड द सेम कंडीशन, सेम स्टोरी है। आइए यहां के जो ग्रुप्स होंगे वो आप ऐसा ले सकते हैं, ये देखिए एसिड वाले हो गए, ईस्टर हो गया, समझ रहे हैं आप? तो ये सारी कैटेगरीज यहां पर आप देख सकते हैं, ये ETC, ये ETC। नाउ वीकली डीएक्टिवेटिंग बहुत मजेदार कैटेगरी है, बिलीव मी बहुत मजेदार कैटेगरी है। ये है वही कैटेगरी हैलोजन, FCl, BRI, FCl, BRI, ये है आपका डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड का सेगमेंट, ये है एक्टिवेटिंग कंपाउंड का सेगमेंट। और मजेदार चीज क्या है, अगर समझो इशारों को, तो मेरे भाई ये जो कैटेगरी है ये वाली, ये आपकी आर्थो एंड पैरा है, ये आपकी आर्थो एंड पैरा है, और ये जो दो कैटेगरी है ये मेटा है। ये खैर मैं पहले भी बता चुका हूं। एक्टिवेटिंग ये जो है ये तो आर्थो पैरा है, इसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर, यही तो अभी डिस्कस कर रहे थे, आईटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आर्थो पैरा है। डीएक्टिवेटिंग में दो कैटेगरीज हैं जो मेटा, जो -R करते हैं, दोनों -R वाले हैं। ऐसा देखो ना, दोनों -R वाले हैं, इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग मेटा करते हैं, ये +R 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 एक्टिवेटिंग, तो इस तरीके से वो आपके +R आर्थो पैरा वाला काम करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने +R रेजोनेंस के अंदर हर एक छोटी से छोटी और इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र किया, एक्सप्लेनेशन किया, उन्हें समझा। तो आपका फर्ज बनता है इसका बहुत खूबसूरत नोट्स, थ्योरी नोट्स बना के इसे वापस रिवाइज करें। मैं सेगमेंट हटा देता हूं, ये वाला, ठीक है, ये हटा दूं, देख तो लिया, बना लेना, अब आप, हटा रहा हूं। नाउ इस पर कुछ क्वेश्चंस दे दूं क्या? कुछ क्वेश्चंस दे दूं? हाँ, वेरी गुड। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट इज बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, आपको ग्रुप देखने हैं किस कैटेगरी का कौन है, एंड टोलुइन। ये नाम बोल रहा था मैं इनके, इसलिए टेंशन नहीं लें। ऑर्डर लगाना भाई, लगा लोगे ना, बहुत सिंपल है ये। ये है NH2 लगा हुआ है, और ये है NHCOCH3 लगा हुआ। फिनॉल, CH2CH3, OCOCH3, बेंजीन, ठीक है। हाँ, और ले लेते हैं, ये है आपका OCH3,
ये आपका CH3, ये बेंजीन, ये है आपका फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या है आपका फ्लोरोबेंजीन। तो इनमें ऑर्डर लगाइएगा, आपको बस ये देखना है जिस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस रिंग में क्या है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो वो ऑर्डर में सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, एंड इसी के साथ सारे लोग ये याद रखें कि अगली क्लास में हम चालू करने वाले हैं क्या, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, ओके। सो आफ्टर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हम खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले होंगे। ठीक है, तो आप लोग जीओसी अच्छा चैप्टर है, इसकी थ्योरी पर प्रॉपर पकड़ बनाए रखें। और आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना।